नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट में कह रहा है लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ थिन सॉलिड ग्लास सिलेंडर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। मतलब ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, सराउंडेड बाय ए मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो इसके सराउंडिंग में जो कवर है, जैसे उसको क्लैडिंग बोल रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है। The light guidance in the structure take place due to successive TIR, total internal reflection। मतलब जो भी लाइट यहाँ से जा रही है अंदर सरफेस पे, इसके कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्ट होते हुए, गाइडेंस का मतलब ये हुआ कि इस लाइट को हम एक एंड से दूसरे एंड पे गाइड कर रहे हैं। और ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकल फाइबर टेक्निक आपने सुनी होगी। इट इज़ नाउ यूज्ड फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, और इस केस में हमको लॉस बहुत कम रहता है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है ऑल द रेज विद एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू आई एम, ये वाला एंगल आई अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम है, दे विल बी गाइडेड थ्रू दी स्ट्रक्चर। तो ये n1 मीडियम में एंटर हो रही है। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज साइन ऑफ आई एम। और देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये तो बाहर एयर के लिए बना हुआ है, बट सपोज अगर हम बाहर एयर ना लेके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n सराउंडिंग ले ले, एंड सपोज इस लाइट रे को हम n सराउंडिंग मीडियम से आई एंगल पे भेज रहे हैं, तो TIR होने की कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा और इनलार्ज कर लें अगर, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम इसी बात की कंडीशन लगाते हैं। फिलहाल हमने क्या किया है कि बाहर का मीडियम एयर ना लेके NS ले लिया है, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चंस हैं उसमें बाहर के मीडियम को बार बार चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेंगे n1 n2 और NS के टर्म्स में, और फिर बाद में डिफरेंट वैल्यूज रख के हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ रेयरर अपॉन डेंसर, तो ये होगा n2 अपॉन n1। ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब ये वाला एंगल अगर IC है तो इसके साथ वाला ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस IC। ठीक है ना, देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट P पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो मिलेगा NS इंटू साइन ऑफ IM, यानी जब वो एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो I की वैल्यू IM हो जाएगी, इज इक्वल टू n1 साइन ऑफ 90 माइनस IC। ठीक है। और हमें साइन ऑफ IM की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ऑफ IM जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, दिस इज इक्वल टू n1 अपॉन NS, और ये बनेगा cos IC। साइन 90 माइनस IC बन जाएगा cos IC। तो cos IC को हम लोग क्या करते हैं, cos IC को लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, और साइन स्क्वायर IC की वैल्यू हो जाएगी n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हम सॉल्व करके अगर साइन IM निकालें डायरेक्टली तो साइन IM की वैल्यू निकल के आएगी। ध्यान से देखो, n1 अगर हम अंदर ले जाएं तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई NS। तो अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए सिंपली क्या किया है, एक तो यहाँ पे जो ये एंगल दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो एंगल दिख रहा है इसको हमने क्रिटिकल एंगल IC के इक्वल किया है, तो इधर वाला एंगल हो गया 90 माइनस IC। IC की वैल्यू लिख सकते हैं सिंपली TIR के कॉन्सेप्ट से साइन इनवर्स ऑफ म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, तो ये n2 बाई n1 हो गया। और इसके बाद पॉइंट P पे हमने स्टेल्स लॉ लगाया है, μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन I2। ठीक है ना। इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ तक पहुंच गए, और ये जो वैल्यू निकाली है इसी को वो नाम दे रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है यहाँ तक पहले। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में कह रहा है फॉर टू स्ट्रक्चर्स नेमली S1 जिसमें n1 ये दिया है n2 ये दिया है, और S2 जिसमें n1 ये है n2 ये है, आर टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू बी 4/3
and that of air to be 1, then the correct option. अब देखो दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिनमें n1 n2 की वैल्यूज अलग अलग दी हुई हैं। इसके बाद कह रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S1 इन वाटर इज द सेम एज S2 इन दिस लिक्विड। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रखते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर यही निकाल लेते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S1 इन वाटर कह रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 ये रहा, n2 ये रहा, तो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 45 अपॉन 16 माइनस 9/4, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 4/3। तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, इसको अगर हम सॉल्व करें 45/16 माइनस 9/4, तो ये 9/16 बनेगा, अंडर रूट लेंगे तो 3/4 बनेगा, और डिवाइड करें अगर हम 4/3 से तो ये वैल्यू 9/16 आ जाती है, ठीक है, ए ऑप्शन में। और न्यूमेरिकल अपर्चर हम लोग S2 का निकालें तो न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S2 हो जाएगा अगेन अंडर रूट ऑफ, तो S2 के लिए n1 n2 8/5 और 7/5 है, तो ये हो जाएगा 64/25 माइनस 49/25 एंड डिवाइडेड बाई, बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने 16/3√15 बोला है, तो 16/3 अंडर रूट 15 अगर करते हैं तो ये वैल्यू देखो क्या आती है, 64/25 माइनस 49/25, तो ये बनती है 3/5, ठीक है। और इसमें डिवाइड करें अगर हम लोग 16 3√15 से, ठीक है ना, तो ये देखो कितना बनेगा, ये वैल्यू आ रही है 64 माइनस 49, तो ये 15 हो रही है, तो 15/25 है, तो 15/25 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 15/5, ठीक है। और अगर हम 3√15 ऊपर ले जाएं एंड डिवाइडेड बाई 16 करें तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो क्या ये वैल्यू 9/16 के इक्वल आ रही है, ध्यान से चेक करो, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें। अब वैसे तो ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में आया था, तो अब बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देख लेते हैं। फिर इसी तरह से अगले वाले में कह रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S1 इन दिस लिक्विड इज द सेम एज S2 इन वाटर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S1, तो ये जो ऊपर वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 45/16 माइनस 9/4 और इसका अंडर रूट, तो वो आया था 3/4, तो 3/4 अपॉन 6/√15, तो ये देखो ध्यान से आ जाएगा 3√15/24। और S2 का अगर निकालें वाटर में तो S2 का वाटर में निकल के आएगा, S2 के लिए न्यूमरेटर निकल के आया था अंडर रूट 15/5, और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है 3√15/20, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। फिर कह रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S1 इन एयर इज द सेम एज S2 इन दिस लिक्विड। तो न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S1 इन एयर, तो अगर एयर में देखेंगे तो ये वैल्यू सिर्फ 3/4 आएगी, और S2 का अगर हम लिक्विड में देखेंगे तो फिर से न्यूमरेटर बनेगा अंडर रूट 15/5, और इस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो ये √15/4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 15/20 यानी कि 3/4 के इक्वल है। अच्छा, तो ये शायद मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका ऑप्शन सी भी करेक्ट आएगा। खैर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है या सिंगल करेक्ट तो कम से कम दे तो रखा ही है क्वेश्चन में, एग्जाम में तो दे ही रखा है, ठीक है। अब अगर S2 का हम वाटर में निकालते हैं तो H2 का न्यूमेरिकल अपर्चर वाटर में अगर देखें तो ये अंडर रूट 15 अपॉन, ये तो हम लोगों ने निकाला ही हुआ है पिछले वाले में, तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। मतलब कहने का है कि न्यूमेरिकल अपर्चर S2 का वाटर में और S1 का एयर में तो मैच कर ही नहीं रहे हैं, तो डी ऑप्शन तो गलत हो ही गया, तो इसमें सिर्फ ए एंड सी सही आ रहे हैं,
ठीक है ना।